जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था 44 एडी का पार्ट 2, पूरा 44 एडी समझा दूंगा आपको मैं ऐसे कि आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हो। देखो दोस्तों, उसका सबसेक्शन 1 में एलिजिबल एसएससी और एलिजिबल बिजनेस मैंने आपको बता दिया था। ये दोनों पार्ट मैंने आपको समझा दिए पार्ट 1 में। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद उसको भी देख लें, आपको क्लैरिटी याद आएगी। अब सबसेक्शन 2 का समझाता हूँ आपको। मैंने आपसे कहा था ना कि पूरे इसका 44 एडी का कंसेप्ट समझा दूंगा आपको, और पूरे इनकम टैक्स एक्ट में आप बाकी भी अप्लाई कर दीजिएगा जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसेक्शन 2 कहता है जो भी 44 एडी को इस्तेमाल करेगा, आयकर भरेगा, उसको हम ये मान के चलेंगे कि सारे खर्चे उसको अलाउड हो गए। डीम्ड अलाउ मतलब सारे खर्चे अलाउ हो गए। सारे खर्चे कैसे? कोई भी रिपेयर मेंटेनेंस है वो भी अलाउ हो गया, आपका कोई एसेट्स थी आप यूज कर रहे हो उसका डेप्रिसिएशन भी अलाउ हो गया, आपकी सारी सैलरी भी अलाउ हो गई। यानी कि किसी आदमी का अगर 1 करोड़ का सेल है और मैं मान के चलता हूँ उसका एक्चुअल प्रॉफिट 15% है, तो उसने 15 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया, ये प्रॉफिट हो गया 15। एक्चुअल प्रॉफिट दिखाते हैं हमेशा, तो उसका मतलब क्या हो गया? उसने अपने 85 लाख रुपए खर्चे दिखाए होंगे मोटा मोटा। अब सरकार कहती है इस 85 लाख रुपए में आपके सारे खर्चे मान लूंगी मैं, कोई भी अलग से फालतू खर्चा मत लेना। डीम्ड अलाउड, सारे खर्चे अलाउड है। आपने कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो अलग मैटर है। सरकार कहती है आपने एक्चुअल प्रॉफिट दिखा दिया, सब खर्चे हमने मान लिए। सैलरी में मैंने एक कंडीशन डाली है, एक्सेप्ट पार्टनर रेम्युनरेशन। यानी कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और वो 44 एडी का यूज कर रही है, तो वो अपना बुक प्रॉफिट का 6% निकालेगी या 7%, 8%, 10% जो भी उसका एक्चुअल में होगा, फिर उसके अंदर लेस कर देगी पार्टनर रेम्युनरेशन, उसके अंदर अलाउ है। पार्टनरशिप फर्म में ही फायदा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पार्टनरशिप फर्म में 44 एडी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 30% का फ्लैट रेट है। मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म होती है 1 करोड़, उसका होता सेल, और उसका 15 लाख का प्रॉफिट आता, तो 15 लाख पे 30% जाता है उसका 4.5 लाख रुपए। तो जनरली लोग क्या करते हैं, बुक्स बना लेते हैं, लॉस दिखा देते हैं, जो भी करते हैं, ताका वाका भर्दी कर लेते हैं अपना जुगाड़बाजी। बहुत मुश्किल होता है कि कोई पार्टनरशिप फर्म में 44 एडी इस्तेमाल करे और पार्टनरशिप बंद हो गई है, एडमिन के सारे खर्चे अलाउ हो जाते हैं। यानी कि सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि हम मान के चलते हैं कि आपने सारे खर्चे ले लिए। ये डेप्रिसिएशन का पॉइंट और समझाता हूँ एक बार, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। सबसेक्शन 3 कहता है इसी का सेक्शन का कि WDV डीम्ड कैलकुलेटेड रिटर्न डाउन वैल्यू। हो सकता है आपके पास एक ऑफिस यूज कर रहे हो आप, आपके पास कार हो, कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, ये आपके पास सारी असेट्स हो सकती है, और जनरली डेप्रिसिएशन इस पे लगता होगा, आप बुक्स में बुक भी करते होगे। सरकार कहती है ये मान के चलो, पिछला एग्जांपल दिया मैंने, 85 लाख में आपका डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है। अब इसका मतलब क्या होगा? हो सकता है आपने 44 एडी 3 साल तक यूज करा हो, 3 साल से आप भर रहे हो 44 एडी में, फिर आपकी सेल बढ़ गई, 10 करोड़ पार हो गई, आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ी, फिर आपने अपनी जो असेट्स है उनकी कैलकुलेशन लगाई। आपको क्या करना पड़ेगा, जो असेट्स आपने यहाँ खरीदी है उसका यहाँ पे पहले साल का निकालोगे डेप्रिसिएशन, फिर यहाँ निकालोगे डेप्रिसिएशन, फिर यहाँ निकालोगे, फिर उसकी ओपनिंग वैल्यू लेकर आओगे बैलेंस शीट में। समझ में आ गई? यानी कि सरकार मान के चल रही कि आपने डेप्रिसिएशन ले लिया, यहाँ पे आप 3 साल के बाद निकाल के ओपनिंग, फिर उसका टैक्स लोड कराओगे। या आपको हो सकता है कि लोन के लिए बैलेंस शीट चाहिए, तो आप उसका डेप्रिसिएशन निकालोगे। सरकार मानती है कि 3 साल आपने 44 एडी यूज करा है, जो असेट थी आपने उस पर डेप्रिसिएशन बुक्स में तो नहीं लिया, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि आपने ले लिया है। तो जब कभी भी आप बुक्स बनाओगे तो नोशनल डेप्रिसिएशन निकाल के माइनस करके उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू ही लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लोगों को पता नहीं होता। मेरे पास बैलेंस शीट बनकर आती हैं, वो कहते हैं हम तो 44 एडी में भर रहे थे, अब मैंने पूरी वैल्यू ले लिया असेट्स की। अरे भाई ऐसा नहीं है, आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, इस पर डेप्रिसिएशन निकाल के ही वैल्यू लेनी है। सबसेक्शन 3 में कहता है इंपॉर्टेंट पार्ट, मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट और ऑडिट और सेल स्टार्टिंग से करनी है। क्या स्टार्टिंग करनी है? बुक्स ऑफ अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसेक्शन 4 क्या कहता है मेरा, 5 साल आपको लगातार फॉलो करना है 44 एडी। यानी कि अगर कोई बंदा 44 एडी की आईटीआर फाइल कर रहा है, मैं सही बताऊं तो हमें भी ध्यान नहीं रहता हम किस किस की 44 एडी में फाइल कर चुके हैं, किसका क्या है, ये इतना कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सेक्शन समझना जरूरी है। मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड रखता हूँ, सॉफ्टवेयर में भरते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 44 एडी में 1 साल आईटीआर भर दी है तो 5 साल उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो किसी भी साल 44 एडी में हट जाता है, यानी कि वो नॉर्मल में जाना चाहता है, तो उसको जबरदस्ती ऑडिट करना पड़ेगा, 5 साल तक बुक्स बनानी पड़ेंगी। हमारे सीए के, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन चाहिए होंगे, पावर ऑफ सीए। यानी कि अगर आप 5 साल लगातार करते हो ठीक है,
उसके बाद दोबारा से 5 साल कर लो, 5 साल आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी साल भी आपने ब्रेक करा तो आपको फिर अगले 5 साल ऑडिट, सीए के साइन, बुक सेव अकाउंट मेंटेन, बैलेंस शीट, आईटीआर, टैक्स ऑडिट, फलाना ढिंका, बहुत सारी चीज़ें। कैसे? मान लीजिए आपने 44 एडी में फाइल कर रहे थे AY 21-22, 22-23, 23-24, यानी कि अभी जो आईटीआर भर रहे हैं पिछले 3 सालों के आपने 44 एडी में फाइल करी। अभी जो AY 24-25 की भरने वाले हो, आपने इससे ऑप्ट आउट कर लिया। आपने जब इससे ऑप्ट आउट कर लिया तो अगले 5 साल तक अब आपको ऑडिट करना पड़ेगा। किस किस साल? AY 25-26 से 29-30 तक सीए के ऑडिट, साइन और बुक्स ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट, P&L, टैक्स ऑडिट, 3CB, 3CA, फलाना ढिंका क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छा, ये कोई दिक्कत नहीं है, सोच समझ के ही इससे बाहर निकलना। तो ये मैंने आपको 2 सबसेक्शन और बता दिए। एक और वीडियो बना रहा हूँ, अगली 2 डालूंगा मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने बताया है कि आपको 44 एडी के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट कब बनाने हैं और ऑडिट कब कब करना पड़ेगा। मैंने सारी सेल लिखी है, कॉम्बिनेशन लिखा है और बताया है। उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना क्यों जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो उस वीडियो से पहले आपको बता देता हूं मैं। एडवांस टैक्स आपको एक बार जमा करना पड़ता है 31 मार्च से पहले, यानी कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था 23-24, अगर इसमें कोई आईटीआर भरना चाहता है तो उसको 31 मार्च 24 से पहले आईटीआर के लिए जो एडवांस टैक्स था, जितना भी टैक्स था, कैलकुलेशन करी, ऑटोमेटिक आईटीआर लिख जाता मार्च के एंड में, तो वो टैक्स जमा कर दो 1 टाइम। कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, क्वार्टरली जमा नहीं करना, कुछ नहीं करना। टर्नओवर विदाउट जीएसटी लेते हैं। कई सारी क्वेरी आ रही थी कि सर टर्नओवर क्या लें, किसी की मान लो बिल लिस्ट करता हूँ 1 लाख प्लस 18,000 रुपये जीएसटी, 1,18,000 का इन्वाइस कर रहा हूँ, तो 1 लाख आपकी टर्नओवर है, जीएसटी वाली टर्नओवर नहीं है। 44 एडी और 44 एडी दोनों यूज कर सकते हो। यस, मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं 44 एडी में अपनी आईटीआर फाइल करता हूँ। ये 44 एडी है दोस्तों, ए गायब हो गया बीच में से। 44 एडी में भरता हूँ। मैं हो सकता है कोई बिजनेस भी करता हूँ, मैं जूते चप्पल बेचता हूँ, वैक्सीन बेचता हूँ, दवाइयाँ बेचता हूँ, मेरी सेल भी होती है, तो मैं 44 एडी भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट और भी है, मान लीजिए आपके 2 बिजनेस हैं, जूते चप्पल का अलग है, मेडिसिन का अलग है, F&O भी कर रहे हो, सबकी सेल इकट्ठी देखी जाती है। ऐसा नहीं है मैं इसके लिए 44 एडी ले लूँ, इसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर लूँ, इसका कुछ और कर लूँ। कंबाइंड सेल करके 44 एडी में फाइल करनी है। PF, SI और 43 बैच की डिस्काउंट बनेगी। यस, कई लोग डिस्प्यूट करते हैं, अगर आपको 1 करोड़ से ऊपर की सेल है तो आप ऑडिट के अंदर आ जाते हो। उस केस में आपको PF, SI और 43 बैच की डिस्काउंट बनेगी। टीडीएस, क्या 44 एडी वालों को टीडीएस भी काटना पड़ता है? यस, अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर की है तो आपको मैंडेटरी है टीडीएस काटना। लोग काटते ही नहीं है। आप कहेंगे यार ये क्या बात हुई सचिन जी, नई बात लेकर आ गए। कौन काटता 44 एडी में टीडीएस? मुझे पता है, वो इसलिए नहीं काटते दोस्तों क्योंकि जो सेक्शन है 44 एडी वो शुरू ही इसलिए होता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, वहाँ सेक्शन लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर टीडीएस की आपकी कंप्लेंट नहीं काटते हो तो कोई डिसअलाउंस नहीं बनेगी, क्योंकि सेक्शन में लिखा हुआ है। लेकिन आप पे ऑब्लिगेशन तो है ना काटना, डिसअलाउंस नहीं बनेगी वो अलग मैटर है। आप पे टीडीएस वाला डिफॉल्टर करके इसकी पेनल्टी ले सकता है, दोनों, कि आप डिफॉल्टर हो टीडीएस काटने में, आपने टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस की रिकवरी के साथ साथ इस पर पेनल्टी भी लगेगी, आप हमें दीजिए। तो इस कंसेप्ट को बहुत सोच समझ के एक बार वेरीफाई कर लें, उसके हिसाब से ही आगे बढ़ें। तो कैसा लगा मेरा 44 एडी का ये पार्ट? आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आपके अच्छे कमेंट ही मुझे इस तरह की वीडियो डालने पे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर देते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल वीडियो सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। और जितना हो सके दोस्तों इसको सब जगह शेयर कीजिएगा। लोग भरे जा रहे हैं आईटीआर, पढ़ने का टाइम नहीं है। 5-6 मिनट के अंदर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि यार 44 एडी है क्या। और जो अगली वीडियो डालने जा रहा हूँ मैं, वो दोस्तों मान के चलिए परमाणु बम है, न्यूक्लियर बम की तरह गिरेगा आपके ऊपर, जब आपको पता चलेगा कि यार इन सेल के कॉम्बिनेशन में हमें ऐसा करना होता है। और यकीन मानिए बहुत सारे लोग उसको फॉलो ही नहीं करते। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जल्द मिलूंगा उस पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।